नमस्कार किसान भाइयों, आपके मन में एक सवाल हमेशा आता होगा कि एक साथ कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट हम दें जिससे मेरी फसल बहुत ही तंदुरुस्त हो। उसे किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का आविष्कार हुआ है। और ये मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट कितनी इफेक्टिवली आपके फसल के अंदर कार्य करते हैं, ये देने के बाद भी अगर आपकी फसल के अंदर डिफिशियंसी दिखती है, अच्छी आइडियल ग्रोथ अगर नहीं दिखती है, तो समझ जाओ कि यार कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको वो गड़बड़ बताने वाले कि कौन सी वाली वो गड़बड़ है जिसे अभी आपको सुधारना है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए। तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक साथ कितनी न्यूट्रिएंट हमें अपने खेत के अंदर हमारी फसलों के लिए देने चाहिए। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट माने तो न्यूट्रिएंट सिंपल वाला ऐसे ही जाता नहीं है। मतलब सोडियम तो सोडियम नहीं जाता है, क्लोराइड तो क्लोराइड नहीं जाता है, आपका मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम नहीं जाता है, आपका बोरान हो गया, जिंक हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाश हो गया। तो ये सभी सिंगल सिंगल नहीं जाते, कुछ अच्छे वाले भी है, कुछ बुरे वाले भी है। तो यहाँ पे हमें जो एप्लीकेशन करने का जो मेथड है उसमें हमारे 4 फॉर्मुलेशन आते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार की, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई अपना बस से जाता है, कोई प्राइवेट कार से जाता है, कोई रॉकेट से भी जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि वाहन यानी कि क्या होता है, फॉर्मुलेशन होता है। तो कोई चिलेटेड फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करता है फसल के अंदर अपटेक कराने के लिए, कोई सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, कोई नाइट्रेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करता है। और अभी एक नया आविष्कार भी हुआ है, वो है कोई नैनो फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करता है, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये तो बात आपको समझ गया। अभी इसमें रॉकेट कौन सा है, कार कौन सा है, ये हम पहले समझेंगे। और दूसरी बार हम समझेंगे कि भाई एक साथ कितने न्यूट्रिएंट कैसे देने चाहिए। तो चिलेटेड है, चिलेटेड आपके एक प्राइवेट कार की तरह है। भाई किसी से कोई नाता नहीं, हमारा बैठो और चले जाओ, कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई बात नहीं, किसी के साथ भी मिक्स कर दो और कितने भी मिक्स कर दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, जो रेशियो बनेगा ना आपका फसल के अंदर, आपने जिंक बोरान मैग्नीशियम सब एक साथ दे दिया है, लेकिन उसमें जो ज्यादा होगा उसी का इम्पैक्ट ज्यादा मिलेगा आपको। सल्फेट फॉर्मुलेशन आपका बस हो गया, शेयरिंग वाला हो गया, ये बहुत ही धीमे धीमे चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यही सबसे बढ़िया है। और हाँ, इसमें टिकट भी कम लगता है, यानी कि इसमें खर्चा भी कम आता है। नाइट्रेट फॉर्मुलेशन बहुत तेज गति से दौड़ता है, ये आपका मोटर बाइक भी कह सकते हो कि भाई वो एकदम तेजी से ही, उसको कुछ भी नहीं, वो एकदम बारीक गली से भी निकलता है। यानी कि नाइट्रेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करने के बाद आपको आपके फसल के अंदर उस न्यूट्रिएंट का, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का अपटेक बहुत ही शानदार दिखाई देता है। जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट ले लो, आपका 13,045 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट ले लो, आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लो, अमोनियम नाइट्रेट ले लो, वो और नाइट्रोजन का और बाकी न्यूट्रिएंट का अपटेक कराने में बहुत ही अच्छा रहता है। और मैंने एक बोला भाई एक रॉकेट की तरह जाता है, अपना चंद्रयान की तरह, तो वही वो रॉकेट की तरह यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी होता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर, मतलब आपको पता भी नहीं चला कि भाई ये कब मारा और कब अंदर गया, इतना वो पावरफुल वाला टेक्नोलॉजी है नैनो। लेकिन जितना पावरफुल वाला टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही खर्चा भी बढ़ेगा। तो हर एक फॉर्मुलेशन का एक लिमिटेशन है, उसके कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं। तो इन फॉर्मुलेशन के अंदर एक और ड्रॉबैक होता है, कई फॉर्मुलेशन एक दूसरे के साथ नहीं चलते। तो इसके अंदर एक और फॉर्मुलेशन हो गया हमारा, फॉस्फेट हो गया, ठीक है, ये फॉस्फेट फॉर्मुलेशन भी रह गया हमारा। तो एक प्रकार का फॉस्फेट फॉर्मुलेशन भी होता है, ये भी बड़ी अच्छी तरीके से कार्य करता है। जैसे आपके ट्रक के जैसे एक बार लोड हो गया है तो भाई जड़ों का विकास एकदम तगड़ा वाला हो जाता है। तो इस तरीके से आपके फॉर्मुलेशन होते हैं। फॉर्मुलेशन को समझ गए। अभी देखो, ये कौन सा फॉर्मुलेशन कौन से में इस्तेमाल करना है नहीं करना है, ये सभी चीजें अगर आप चाहते हो तो भाई 2000 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट कर दो एक दिन में। मैं आपके लिए वीडियो जरूर बना दूंगा, कल ही वीडियो मिल जाएगा, लेकिन 2000 लाइक का टारगेट आपका बनना चाहिए। तो एक साथ कितनी न्यूट्रिएंट देनी चाहिए इस विषय पे आते, तो हमारे जो न्यूट्रिएंट है वो मेजर वो है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। दूसरा है हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और तीसरे है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिसमें हमारा बोरॉन, जिंक, मॉलिब्डेनम हो गया,
ये सभी प्रकार के, कॉपर हो गया, फेरस हो गया, जिंक हो गया, सब इसी में आ जाते हैं। तो ये हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अभी हमें ये तय करना है कि एक साथ कितने देने। तो ये जो एनपीके होता है ना बॉस, आप इनको एक रेशो में देना ही चाहिए। एनपीके आपके फसल की दिशा नियंत्रित करते। कैसे? नाइट्रोजन आपकी फसल की ऊपर वाली दिशा को नियंत्रित करता है। फास्फोरस आपके फसल के अंदर चौड़ाई यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैनेज करता है। और पोटैश इन दोनों के ऊपर, जिसके सर के ऊपर हाथ रखेगा उसका कल्याण करता है। यानी कि अगर पोटेशियम नाइट्रेट दिया जाए तो नाइट्रोजन के रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं, और अगर 52-34 दिया जाए तो फास्फोरस के रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं। तो पोटेश का रोल एक किंग की तरह पे, के फॉर किंग। ओके, तो ये हो गया एनपीके का। एनपीके का जरूरी है। अभी आपको तय करना है आपका फसल का ऑब्जर्वेशन करके कि आपको क्या करना है आपके फसल के अंदर। हाँ, एनपीके के अंदर कई सारे ग्रेड आते हैं, तो उसमें बैलेंस ग्रेड कौन सा होता है, तो वो है आपका 13-40-13। ठीक है, इसमें फास्फोरस की लेवल थोड़ी सी ज्यादा होती है, फास्फोरस बेस हम इसे कहते हैं। तो ये अलग अलग ग्रेड के आते हैं, तो इसका मतलब 13-40-13, 12-61-52-34। कुछ लोग क्या करते हैं, 12-61-52-34 एक साथ करते हैं, तो भाई उसकी जगह 13-40-13 ले लो, वही बनता है। तो हमें एक साथ कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट देने चाहिए, इसके ऊपर हमारा विषय है। तो ये सबसे अत्यधिक मात्रा में हमारे फसल को लगते हैं एनपीके, तो इनको एक साथ देना ही चाहिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उसके बाद ये और आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, इनका जो इस्तेमाल है ये आपको थोड़ा सा उससे कम करना है, और इनको एक साथ देते वक्त बहुत सारा विचार करना है। ऊपर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जरूरी है। वो उसका जो भी डिमांड है वो लगातार रहता है, और वो खत्म भी होता रहता है। लेकिन इसका डिमांड इससे कम होता है, और इसका तो और भी ज्यादा कम होता है। जरूरी तो सभी है, लेकिन यहाँ पे अभी ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट आने के बाद कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाता है, एक रिएक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैनेज कैसे करना है, एक सिंपल वाला उदाहरण देता हूँ आपको समझाने के लिए, कि कैसे आप जैसे नखरे करते हो ना, मेरे को मीठा नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो आपके थाली में वो वेस्टेज जाता है। वैसे ही आपके पौधों के अंदर भी होता है। कैसे, सुन लेना। तो शादियों के अंदर जाते हो, अलग अलग शादियों के अंदर, अलग अलग शादियों के अंदर जाने के बाद वहां पे पंगत रहता है, यानी कि ऐसा टेबल पे आपको परोसा जाता है थालियाँ, और जो भी लड़की वाले के तरफ से जो मेनू होता है, वो मेनू परोसा जाता है। चावल तो चावल, दाल तो दाल, मीठा तो मीठा। आपको डायबिटीज है, पूछेंगे नहीं भाई आपको डायबिटीज है, गुलाब जामुन परोसो या परोसो, वो उनका मेनू होता है, वो डाल देते हैं। लेकिन ये आपको डायबिटीज, बीपी, शुगर, जैसा आपको चावल नहीं खाने को बोला है, ये नहीं खाने को बोला है, तो आप वो अपने थाली में वो वेस्टेज रखते हैं। फिर ऐसा आपकी तरह बाकी के लोगों का भी थोड़ा थोड़ा वेस्टेज रहता है, और वो सभी वेस्टेज मिलाकर आप फेंक दिया जाता है। अभी इसका और न्यूट्रिएंट का क्या संबंध है भाई? आपका दाल नाइट्रोजन, समझ जाओ। फास्फोरस आपका कैल्शियम, सॉरी आपका चावल यानी कि आपका फास्फोरस हो गया। ऐसा इमेजिन करो, मीठा यानी कि आपका मैग्नीशियम हो गया। तो इस तरीके से इमेजिन करो कि ये इसके अंदर जो भी डाले वो आपके न्यूट्रिएंट परोसे गए आपके पौधों को, और पौधों ने कुछ न्यूट्रिएंट अगर जमीन में छोड़ दिए तो वो क्या होने वाले, वेस्टेज फेंक देने वाले हैं हम। तो इससे, इसकी बचत करने के लिए हमारा बफे डिनर अच्छा रहता है। बफे डिनर के अंदर क्या होता है कि आपको जितना चाहिए, जो चाहिए वही लेते हो। मतलब गर्मी के सीजन में आप ठंडा खाना पसंद करते हो, ठंड के सीजन में आप गर्म खाना पसंद करते हो। तो उसी तरीके से अगर फसल की, अब हम पॉइंट पे आते हैं, तो अगर हम फसल के वेजिटेटिव ग्रोथ के स्टेज में हैं, तो ये सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट ना देकर, बेसल डोज के अंदर ये सभी एक साथ मिक्सचर ना करके, इनको अगर डिवाइड किया जाए, सिंगल सिंगल करके डिवाइड किया जाए, तो इनके रिजल्ट बहुत ही तगड़े वाले आते हैं एनपीके को छोड़कर। समझ जाओ, एनपीके का रेशो तो बहुत जरूरी है। इनको तो एक साथ देना ही चाहिए, क्योंकि ये बैलेंसिंग करते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ फॉर्मुलेशन का भी विचार होना चाहिए। लेकिन ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर जितना डिवाइडेशन हो उतना अच्छा रहता है। हालांकि मैग्नीशियम मैच्योरिटी की, आपको पता है, पोटेश को मदद करता है, पोटेश मैच्योरिटी में मदद करता है। तो मैग्नीशियम कब जाना चाहिए आपका? मैग्नीशियम जाना चाहिए आपका मैच्योरिटी स्टेज में, ज्यादा से ज्यादा। हल्की वाली डिफिशियंसी हो तो अब पहले भी गया तो चलेगा। कैल्शियम नाइट्रोजन को सपोर्ट करता है, ठीक है।
तो कैल्शियम कब जाना चाहिए? वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर आपका कैल्शियम जाना चाहिए। फास्फोरस आपके साइज डेवलपमेंट के स्टेज में लगता है, तो फास्फोरस को सपोर्ट कौन करता है? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में से फास्फोरस को सपोर्ट करता है फेरस। तो आपका फेरस कब जाना चाहिए? साइज डेवलपमेंट के स्टेज में। तो पर्टिकुलर उसी स्टेज में बोरान फ्लावरिंग में कौन सपोर्ट करता है? बोरान। तो बोरान आपका फ्लावरिंग स्टेज में जाना चाहिए। जैसे कि आप गर्मी के दिनों में गर्म खाना नहीं खा सकते, सिर्फ ठंडा खाना खाते हो, और ठंड के दिनों में आप गर्म खाना पसंद करते हो, वैसे ही फ्लावरिंग स्टेज में आप बोरान देना पसंद करोगे, ना कि जिंक और नाइट्रेट। तो यही वो चीज है। अगर आप उसे और गहरे में गोता लगाकर समझोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वेजिटेटिव ग्रोथ में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, और आपके फ्लावरिंग स्टेज में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, साइज डेवलपमेंट की अलग होती है, फ्रूट डेवलपमेंट की अलग होती है, और मैच्योरिटी स्टेज की अलग होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है, हालांकि थोड़े बहुत बाहर के उदाहरण लिए हैं भाई, लेकिन मेरा उद्देश्य एक ही है, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठना चाहिए, वो बहुत ही आसान तरीके से। तो ये जो वेस्टेज जा रहा है, बफे डिनर मतलब क्या? अभी सिर्फ आपका जो वेजिटेटिव ग्रोथ चल रहा है, तो भाई फेरस और जिंक का फिर एक बार फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करो 5 दिन के अंतराल में, ऐसे ही आपके एप्लीकेशन चल रहे हैं। फिर एनपीके का करो 5 दिन के अंतराल में, फिर आपका 5 दिन के अंतराल में जेड का करो, यानी कि जिंक सल्फेट का करो, फिर 5 दिन बाद आपका एनपीके, फिर 5 दिन बाद आपका लगे थोड़ा बहुत मैच्योरिटी का जरूरत है, थोड़ा मैग्नीशियम का जरूरत है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 5-5 दिन का अंतर कम से कम 2 न्यूट्रिएंट के एप्लीकेशन में होना चाहिए, ये कंपलसरी है, तो ये आपको करना ही चाहिए। इससे क्या होगा? ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्या करते हैं कुछ लोग, आज फेरस सल्फेट दिया और दूसरे ही दिन नाइट्रेट चला गया, कैल्शियम नाइट्रेट, कुछ मजा नहीं, वो रिएक्शन हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा आपके जमीन के अंदर। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे भाई, अभी फेरस सल्फेट चला, 1 घंटे बाद कैल्शियम नाइट्रेट चला भाई, वो आपके टंकी में पत्थर ना बनते हुए आपके जमीन में पत्थर बनाने की एक नंबर वाली कला है, तो उस कला को छोड़ दो, अपना नुकसान टाल लो। तो इसमें और भी डिटेलिंग है, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर ये तो एक मामूली शुरुआत है, एक चैप्टर का एक इनिशियल, हम कहते हैं ना 3 घंटे का मूवी और उसके ये 5 मिनट है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको एक्सप्लेन मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना, 10 लाख सब्सक्राइबर के बिना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी थियरीज है, एक एक न्यूट्रिएंट को बहुत बारीकी से मैंने समझाने की कोशिश इससे पहले भी की है, और भी ज्यादा गोता लगाकर मैं समझाना चाहता हूँ। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक और कमेंट्स की जरूरत है, 10 लाख सब्सक्राइबर की हमें जरूरत है, आप वो जल्दी कंप्लीट करा के दोगे ऐसी आशा करता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।